हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है अनोखा उपहार। जब हम किसी को कुछ उपहार देते हैं तो यह नहीं सोचते कि उसे यह कैसा लगेगा। हम अपनी सुविधा के अनुसार ही देते हैं। मैंने जो उपहार अपने सास ससुर को दिया था, जैसे ही मेरे भाइयों को पता चला कि मैंने अपने सास ससुर को उपहार में क्या दिया है, उन्होंने एक हफ्ते बाद वही उपहार मेरी माँ को दे दिया। मेरा नाम क्षमा है। मैं एक टीचर हूँ। मुझसे छोटे मेरे दो भाई हैं। दोनों की शादियाँ हो चुकी हैं। मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी। मेरे परिवार में 3 लोग हैं, मैं, मेरे पति और मेरा बच्चा। आज हम लोगों को अपने सास ससुर से मिलने जाना था। मेरे पति सक्षम ने सुबह ही मुझसे कहा था, सुनो क्षमा डियर, आज शाम को माँ पिताजी से मिलने चलना है। मैं जल्दी आऊँगा, तुम तैयार रहना। कहते हुए सक्षम ऑफिस के लिए निकल गया। पति के जाते ही क्षमा प्रसन्न मन से घर का काम जल्दी जल्दी निपटाने लग गई। उसके कॉलेज की 2 दिन की छुट्टी थी। सोचा कि माँ पिताजी से मिलकर वापस आते समय मायके भी होती आऊंगी। मायका है तो इसी शहर में, लेकिन ससुर जी की बीमारी के कारण जाने का समय ही नहीं निकाल पाती थी। बड़ी मुश्किल से उनसे छुटकारा मिला है। गोलू के स्कूल से आते ही वह उसे साथ लेकर मायके वालों के लिए उपहार खरीदने बाजार चल दी। ठंड के दिन थे तो माँ के लिए एक सुंदर सा शाल खरीदा। पति के घर आते ही वे निकल पड़े। चलते चलते उसके मायके होते हुए आने की बात पति के कानों में डाल दी थी। अब मायके जाएंगे तो खाना भी वहीं खाएंगे और आराम से घर वापस लौटेंगे। कार तेजी से भागी जा रही थी। चूंकि सास ससुर का निवास शहर के बाहरी हिस्से में था तो वहां पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। क्षमा आज बहुत प्रसन्न थी। ठंड के दिन, शाम का समय, साथ ही आसमान में बादल और कोहरा वातावरण को खुशनुमा बना रहे थे। रास्ते में हरे भरे उद्यान देखते ही तो उसका मन फूलों सा खिल जाता। नदी के पुल से गुजरते हुए लहरों को देखकर उसका तन मन था। पहाड़ियों की कतार देखकर तो वह कल्पनाओं में उड़कर वहां पहुंच गई और पहाड़ों के साथ उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वह 15 दिन पहले के उन पलों में जा पहुंची जब उसकी सहेली रमा ने उसकी जिंदगी किताब में खुशियों का अध्याय जोड़ दिया था। रमा और वह एक ही कॉलेज में टीचर के पद पर थीं। क्षमा की लगातार अनुपस्थिति से वह सोच में पड़ गई कि ना जाने क्या समस्या है। उसने फोन पर पूछा तो क्षमा ने अपने सास ससुर की तबीयत खराब होना बताया था, पर इतने से रमा ने संतोष नहीं किया और वह उसका हालचाल जानने उसके घर पहुंच गई थी। क्षमा का बुझा बुझा चेहरा देखकर वह पूछ बैठी, क्या बात है क्षमा? सदैव मुस्कुराता हुआ यह चांद सा चेहरा आज इतना मुरझाया सा क्यों है? कुछ विशेष नहीं यार, रमा घरेलू समस्याओं की जोक बनी हुई है। समझ में नहीं आता इनसे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। फिर भी कुछ बताओ तो सही, हो सकता है मैं कुछ सहायता कर सकूं। वो क्या है ना रमा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं केवल नौकरी पर ही ध्यान देती थी। ससुर जी बाहर से सामान, सब्जी, दूध वगैरह लाने का कार्य करते थे और सासू माँ गोलू को संभाल लेती थी और घर की देख रेख के अलावा मेहरी से घर के सारे काम अपनी देख रेख में करवा लेती थी। मुझे कोई चिंता ही नहीं रहती थी। लेकिन एक दिन बारिश में बाजार से सौदा लाते समय ससुर जी का पैर फिसलने से सड़क पर गिर गए और उन्हें घुटने में गहरी चोट आ गई। उस दिन के बाद लगभग 4 महीने हो गए, पर सारे इलाज होते हुए भी वे ठीक नहीं हुए। सासू माँ पूरा समय उनकी देख रेख में लगी रहती हैं। अब तो वह भी परेशान और थकी थकी रहने लगी हैं। घर संभालने में बहुत परेशानी होने लगी है। मेरे सिर पर दोहरी जिम्मेदारियां आ गई हैं। छुट्टियां भी आखिर कितनी ली जाएं? पति से सहयोग के लिए कहती हूँ
तो वे नौकरी छोड़ देने की बात करने लगते हैं, लेकिन मुझे यह मंजूर नहीं। इसी कारण हमारे बीच भी मनमुटाव बढ़ गया है। तुम ही बताओ रमा, मैंने इतनी पढ़ाई घर बैठने के लिए तो नहीं की ना। आखिर मेरे भी कुछ सपने हैं, क्या करूं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। हाँ, समस्या तो है, लेकिन नौकरी छोड़ने से भी शायद बात नहीं बनेगी। गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। इतने में क्षमा को पर्दे से बाहर सासू माँ की झलक दिखाई दी थी। शायद वे ससुर जी के किसी काम से उठकर कमरे से बाहर आईं। तभी अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा था और उसी क्षण मात्र में उसके मनोमस्तिष्क पर स्वार्थ ने अपना अधिकार जमा लिया था। वो माँ पिता से मिले हुए सारे संस्कार, सास ससुर का सहज अपनापन, स्नेह त्याग सब ताक पर रखकर कुछ ऊंची आवाज में, ताकि सासू जी सुन सकें, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए बोली थी। इसीलिए तो रमा, आजकल नौकरी पेशा दाम्पत्यों के समय के अभाव को देखते हुए वृद्धा आश्रमों का विकास तेजी से हो रहा है। लेकिन हमारे बुजुर्ग इस बात को समझें तब ना। बेटे तो पतली गली से बच निकलते हैं और लात बहुओं के सीने पर ही पड़ती है, जबकि होना तो यह चाहिए कि सक्षम होने पर बुजुर्ग स्वयं आगे रहकर अपने जैसों के बीच रहने का मार्ग चुने, ताकि बेटे बहुओं पर अतिरिक्त भार ना पड़े। खैर, तुम परेशान ना हो डियर, जो होना है वो होकर रहेगा। मैं तेरे लिए कॉफी बनाती हूँ। रहने दो क्षमा, मैं बस तुम्हारा हालचाल जानने ही आई थी। मुझे थोड़ा बाहर का काम है, मैं चलती हूँ। अपना हालचाल बताती रहना। क्षमा का तीर निशाने पर बैठा था। दूसरे दिन ही सक्षम को कमरे में बुलाकर ससुर जी ने कहा था, मैं सोचता हूँ बेटे कि मेरी बीमारी अब आजीवन पीछा नहीं छोड़ने वाली। तुम्हारी माँ से भी अधिक काम नहीं होता और तुम दोनों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। तो हमें वृद्धों के सेवाश्रम में रहकर संन्यास आश्रम का पालन करना चाहिए। सक्षम भी प्रतिदिन की चिक चिक से परेशान हो गया था, तो थोड़ी नानुकुर के बाद इसके लिए तैयार हो गया था। आजाद होते ही वह इतनी खुश हुई थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। पहली कक्षा में पढ़ने वाले बेटे को देख रेख के लिए आया तो थी ही, अतः अब कोई चिंता नहीं थी। सास ससुर के सामने कितने लिहाज से रहना पड़ता था। उफ, न मन का पहनना ओढ़ना, न कभी ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनना, जिसका उसे बचपन से शौक था। अब तो जब भी घर में अकेली होती, बेफिक्र होकर ऊंची आवाज में म्यूजिक सिस्टम पर अपने मनप्रिय गीत लगाकर झूमने और गाने लगती थी। तभी गाड़ी ने ब्रेक लगाया और तंद्रा टूटते ही उसने एक नज़र गोलू पर डाली। उसे नींद आई थी। फिर मोबाइल पर अपना मनप्रिय गीत लगाया और सुनने लगी। अंधेरा घिरने लगा था। वहां पहुंचे तो पता चला सास ससुर कॉमन हॉल में शाम का कीर्तन सुनने गए हैं। वे उनके कमरे के बाहर ही रखी हुई बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगे। इतने में क्षमा को बाहरी गेट पर एक कार रुकती हुई दिखी, लेकिन जब उसने भाई को उतरकर कार से माँ को सहारा देकर उतारते देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। पर अगले ही पल उसका मन खुशी से भर गया। सोचा शायद सक्षम ने ही उन्हें बुलाया होगा और वे भी मेरे सास ससुर से मिलने आए होंगे। एक सप्ताह ही तो उनको यहाँ आए हुआ है और वे भी पहली बार ही उनसे मिलने आए हैं। क्षमा लगभग दौड़कर माँ के गले लग गई और सहारा देकर बेंच तक लाकर बिठा दिया। गोलू भी नानी से चिपक कर वहीं बैठ गया और उधर सक्षम भाई के साथ बातचीत में व्यस्त हो गया। अरे माँ, कैसी हैं आप? बहुत दिन हुए हमें मिले ना। हम स्वयं यहाँ से वापसी में आप सबसे मिलने आ रहे थे। अब आप आई हैं तो हम आपके साथ ही चलेंगे। सबसे मिलना हो जाएगा। वैसे तो घर से निकलना ही नहीं हो पाता था। नौकरी के साथ ही घर, बच्चे और सास ससुर की देख रेख ने मेरी कमर ही तोड़ दी थी। अब जाकर कुछ राहत मिली है। देखो ना, मैंने सबके लिए
उपहार खरीदे हैं। कहते हुए क्षमा ने बैग खोला और माँ के लिए खरीदा हुआ शाल निकालकर उनके कंधे पर डालकर बोली, यह आपके ही लिए लिया था माँ। कितनी सुंदर लग रही हो माँ इस शाल में। लेकिन माँ का कोई उत्तर ना पाकर उसने गौर से उनकी ओर देखा तो वे कुछ गंभीर सी दिखीं। आप कुछ परेशान दिख रही हैं माँ, क्या बात है? तुम्हारे भाई अब बंटवारा करके अलग हो चुके हैं क्षमा। अरे, क्षमा ने आश्चर्य से कहा, यह कब हुआ माँ? मुझे तो मालूम ही नहीं। अब आप किसके साथ रहेंगी? हाँ, छोटे भाई के साथ ही रहेंगी ना। वही तो आपका सबसे अधिक ध्यान रखता है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता। फिर आप इतनी परेशान क्यों हैं? अब तो आप जब मन चाहे मेरे पास भी आकर रह सकती हैं। माँ की बात बीच में ही काटकर क्षमा अपनी ही धुन में बोलती चली जा रही थी। फिर अचानक एक नजर माँ की तरफ गौर से देखा तो कुछ पूछने से पहले ही उनकी आंखों की कोरें भरी हुई देखकर हैरान रह गई। वह बात नहीं है बेटी, बात यह है कि जिस दिन तुम्हारे सास ससुर के वृद्धाश्रम जाने की बात बेटे बहुओं को पता चली, उसी दिन से उस घर से मेरी विदाई की तैयारियां शुरू हो गईं। तुम नहीं जानती, बहुओं में आए दिन खींचातानी और चकचक तो चलती ही रहती थी, पर अलग होने पर मुझे कौन रखेगा, इसी बात पर आकर बात टल जाती थी। वृद्धाश्रम के लिए पहले तो मेरे बचाव में मेरा अकेलापन बहुत बड़ा हथियार था, लेकिन तुमने उनकी मुश्किल आसान कर दी। बेटे और बहू में कहने लगी कि अब माँ अकेली कहाँ रहेगी वृद्धाश्रम में, अब तो उसके समधी भी साथ में हैं। अब मुझे अपने समधियों के साथ यहीं रहना होगा। कहते हुए माँ ने कार से उसका सामान उतरवा कर आते हुए बेटे और दामाद की तरफ इशारा कर दिया। क्षमा के तो जैसे होश ही उड़ गए, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पासा पलट चुका था, उसका अंतर्मन जीत का जश्न भूलकर इस अप्रत्याशित हार पर हाहाकार कर उठा। अपने ही बुने जाल में वह स्वयं फंस गई थी। फिर भी वह गुस्से से आग बबूला होकर चीखते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है माँ? दो बेटे, दो बहुएं और उनके बच्चे, इतना बड़ा भरा पूरा परिवार तो है। इतने लोग मिलकर क्या मेरी इकलौती प्यारी माँ को घर पर नहीं रख सकते? और बहुएं तो जॉब भी नहीं करती ना। कल तक ऐसा ही था क्षमा, मगर खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग बदलता है ना। पर मेरी सहमति के बिना उन सब की यह हिम्मत कैसे हुई? आखिर मैं सबसे बड़ी हूँ। तय तो यही हुआ था ना कि आपके होते हुए कभी घर का बंटवारा नहीं होगा, और शादी से पहले भाभीियों के लिए भी मैंने यही शर्त रखी थी। फिर माँ, आपने भी कोई विरोध क्यों नहीं किया? मैं अभी भाइयों से इसका उत्तर मांगूंगी। कैसा विरोध और किस बात का उत्तर चाहिए तुम्हें बेटी? तुमने जब अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेजा तब अपनी माँ के बारे में क्यों नहीं सोचा? जबकि तुमने, हाँ क्षमा, तुमने खुद ही मुझे यह अनोखा उपहार सौंपा है। यह कहते हुए माँ ने कंधे पर डाली हुई शॉल के एक कोने से अपनी आंखों के बहते हुए आंसू पोंछ लिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।